हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शहरी अस्थाना। वेलकम इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। आज का हमारा टॉपिक है मिस कम्युनिकेशन या फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड फंडामेंटल टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मिस कम्युनिकेशन और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीनिंग की, कि ये मिसकम्युनिकेशन होता क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में किसी आइडिया, मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं और इनके इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी भी तरह की रुकावट आती है तो उसे बोला जाता है बैरियर। बैरियर का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स, रुकावट। मीन्स उलझन या रुकावट पैदा करने वाली कोई वस्तु या कोई बाधा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि दो लोगों को आपस में बात करने के बीच में आ रही हो। यानी सेंडर अपनी बात नहीं रख पा रहा हो किसी ऑब्स्टेकल की वजह से, या फिर रिसीवर जो है वो सेंडर की बात को समझ नहीं पा रहा हो या उसके मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहा है। और यही रुकावट मीन्स बैरियर उस कम्युनिकेशन को या तो पूरा नहीं होने देती है या फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज का एक्चुअल फॉर्मेट ही बदल देती है, जिसे कहते हैं मिसकम्युनिकेशन। मतलब मिसकम्युनिकेशन होता है रिसीवर के द्वारा एक्चुअल मैसेज रिसीव ना होना या फिर सेंडर के द्वारा रिसीवर का फीडबैक सही तरीके से ना मिलना। और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो फैक्टर जो कि इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को मिसकम्युनिकेशन बना देते हैं। सो कम्युनिकेशन बैरियर आर द ऑब्स्टिकल्स अराइजिंग इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ड्यू टू विच द मैसेज लॉसेस इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कम्युनिकेशन बैरियर यानी कि बातचीत करने में रुकावट पैदा करने वाले वो फैक्टर्स कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो एक्चुअल मैसेज होता है उसका जो ओरिजिनलिटी होती है उसको क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। इन बैरियर की वजह से मैसेज अपने ओरिजिनल फॉर्म से किसी और फॉर्म में चला जाता है। यानी बात कही कुछ और गई है, रिसीवर के द्वारा समझी कुछ और गई है। तो ये क्या हो जाते हैं, किस वजह से हो जाते हैं, इन बैरियर्स की वजह से। दीज बैरियर्स में अराइज एट एनी स्टेजेस। एनी स्टेजेस का मतलब क्या हो गया कि जब मैसेज डेवलप किया जा रहा है उस टाइम पे भी ये बैरियर हो सकते हैं। मैसेज को जब ट्रांसमिट किया जा रहा है, ठीक है, ट्रांसमिट मतलब चैनल में कोई प्रॉब्लम हो गई या कोडिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, डिकोडिंग एनकोडिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, या जब रिसीवर रिसीव कर रहा है उस टाइम कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ गया, ठीक है, कि रिसीवर जो है वो उसको ढंग से नहीं रिसीव कर पाया, या फिर इंटरप्रिटेटेड, रिसीवर ने रिसीव तो कर लिया बट उसको उस तरीके से नहीं समझ पाया जिस तरीके से सेंडर उसको समझाना चाहता है। सो ये बैरियर जो है वो मैसेज को बहुत अलग अलग तरीके से इनकी ओरिजिनलिटी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज कर देते हैं। कोई एक फैक्टर नहीं होता है ऑब्स्टेकल का, कोई एक फैक्टर नहीं होता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का, मल्टीपल फैक्टर होते हैं। और यही मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पे 5 तरीके से बैरियर्स जो हैं कम्युनिकेशन बैरियर को डिवाइड किया गया है। फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर, सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर को लिंग्विस्टिक बैरियर भी कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल और स्टेटस बैरियर्स, इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर्स, एंड लास्ट इज पर्सनल बैरियर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर की। अब फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर क्या होता है, यानी कि आप जिस फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हो, जिस भी जगह पे आप बात कर रहे हो, आप कोई स्पिरिचुअल दुनिया में तो रह नहीं रहे हो, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। आपका फिजिकली किस तरीके से आप अटेंटिव हो वो भी मायने रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और मैकेनिकल बैरियर यानी कि हम आसपास बहुत सारी ऐसी भौतिक वस्तुओं से जो है जुड़े हुए होते हैं, या हम कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारी मैकेनिकल चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो उनमें भी फॉल्ट हो सकता है।
तो वो हमारा मैकेनिकल और फिज़िकल बैरियर कहलाया जाता है। यानी हमारे आसपास का सराउंडिंग एरिया, फिज़िकल एरिया और मैकेनिकल टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल कंडीशन जो है, ये सब अराइज़ करती हैं कम्युनिकेशन बैरियर को मिसकम्युनिकेशन बनाने के लिए। अब इनके अंदर ये पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले है नॉइज़। आप जानते हैं नॉइज़ जो है, शोर ऐसी चीज़ होती है जो आपको सही तरीके से किसी भी मैसेज को समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करते-करते जो है और अचानक से शोर होने लगे, ठीक है? जैसे क्लासरूम के अंदर ही है, आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अटेंटिव है और टीचर पढ़ा रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा शोर होने लगे तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ नॉइज़ जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है। किसी के बात कोई बातचीत कर रहा है, ठीक है? 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, सही बात कुछ बहुत सीरियस नोट पे बात करना है, ठीक है? और उस कंडीशन में कोई तीसरा पर्सन आके बहुत तेज़-तेज़ चिल्लाने लगे, तो वहाँ पे क्या होगा? या तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा या जो बंदा जो बताना चाह रहा है, उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा। ट्रैफ़िक का नॉइज़, मशीन का नॉइज़, ठीक है? तो मल्टीपल तरीके होते हैं जो कि नॉइज़ को क्रिएट करते हैं और ये नॉइज़ जो है वो बैरियर बनता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। अब आता है मेंटल डिस्टर्बेंस। मेंटल डिस्टर्बेंस कभी-कभी हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ढंग से काम नहीं करता है। थकान, चिंता, मेंटल टेंशन जो कि हमारे आस-पास की सराउंडिंग की वजह से हमको मिलती है और हम कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो फिज़िकल कंडीशन है, ठीक है? उसको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है हमारा मेंटल डिस्टर्बेंस। तो उससे भी क्या होता है, हम चिड़चिड़ाते हैं, चिड़चिड़ाने के टाइम पे हम जो बंदा अगर हमको कुछ सही बात भी बोल रहा है, तो वो हमको गलत लगती है या हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, कम्युनिकेशन को पूरा ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा मेंटल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है हमारा टाइम वेरियर्स। समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है कम्युनिकेशन का। जब सेंडर मैसेज पास कर रहा है, डोंट नो कि रिसीवर को वो टाइम से मैसेज मिलेगा या नहीं, या फिर उस टाइम रिसीवर का मूड किस तरीके का है जब उसको मैसेज पास किया जा रहा है, ठीक है? जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, एक बॉस है वो बहुत ठीक है, ठीक है? बहुत अच्छा है। बट कुछ ऐसा हुआ उसके साथ में या वो आज कुछ परेशान है किसी भी चीज़ को लेकर और उसके सबॉर्डिनेट उसके पास कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए जाते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए जाते हैं और उस टाइम जो है टाइम इस तरीके का है कि समय की सिचुएशन ऐसी है कि बॉस जो है वो क्या है, वो उस बात को समझना ही नहीं चाहता या सुनना ही नहीं चाहता या सुन के उसको इग्नोर कर देता है। या फिर टाइम वेरियर में ये हो जाता है कि आपने किसी मैसेज को किसी को पास ऑन किया, ठीक है? और जब तक वो मैसेज उस तक पहुँचा, ठीक है? 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन के बाद में जब तक वो मैसेज उसके पास पहुँचा, तब तक उस मैसेज की कोई रेलेवेंसी रही ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं रहा उसको पहुँचाने का। तो टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कम्युनिकेशन को मिसकम्युनिकेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस बैरियर। अब डिस्टेंस बैरियर क्या कहते हैं? सेंडर और रिसीवर के बीच डिस्टेंस का होना मीन्स अगर वो दूर दूर है देन इट इज़ वेरी बिग ऑब्स्टिकल। बिकॉज जो आप कम्युनिकेशन फेस टू फेस करके और तुरंत के तुरंत उस चीज़ को क्लियर कर लेते हो, तो वहाँ पे अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वहाँ पे आप कम्युनिकेशन को उस तरीके से नहीं कर पाते हो। मान लो आप डिस्टेंस तो है बट आप किसी मैकेनिकल डिवाइस को यूज़ कर रहे हो, बट आप वहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देख रहे हो। मान लो आप वॉइस कॉल भी कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो है वो बेकार हो, ठीक है? या कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो जाए। तो डिस्टेंस जो है, जितना अच्छा कम्युनिकेशन फेस टू फेस बैठकर होता है, वहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो तुरंत के तुरंत सॉल्व होती है। फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम समझ जाते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है उसको ढंग से रिसीव हुआ भी है या नहीं हुआ है, या जो वो कहना चाहता है वो हमको समझ में नहीं आया तो हम एट दैट पॉइंट हम उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। सो ज़रूरी नहीं है टेलीफोन या इंटरनेट फैसिलिटीज़ हर जगह उपलब्ध हो, और अगर है भी तो ढंग से काम कर रही हो या नहीं।
इसके अलावा कुछ अदर बैरियर्स होते हैं, जैसे पुअर लाइटिंग, मैकेनिकल फॉल्ट होना, ये सब भी फिजिकल बैरियर के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर, जिसको हम लिंग्विस्टिक बैरियर भी कहते हैं। अब सिमेंटिक टर्म क्या होता है? तो सिमेंटिक का टर्म का मतलब होता है वर्ड्स की स्टडी करना, यानी शब्दों की का अध्ययन करना। सो सिमेंटिक बैरियर जो है वो हमारी लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो ग्रामर होती है उनसे रिलेटेड होता है। So difficulties in the use, expression and understanding of language create such barrier as under। language बहुत बड़ा barrier होता है, जैसे जैसे कल्चरल अलग अलग होते हैं, लोगों की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। हिंदी में भी अगर मैं बोलूँ तो लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, उनका टोन, उनका एक्सेंट वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये जो टाइप्स होते हैं, ये जो बैरियर होते हैं, ये सेंडर को रिसीवर के तक अपने मैसेज को पहुंचाने, या आप ये कह सकते हो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे आज के टाइम पर इंग्लिश बहुत बड़ा बैरियर है, ठीक है, लोगों को इंग्लिश सीखना बड़ा वो हो जाता है, क्योंकि ऑफिशियल प्लेसेस पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सब काम इंग्लिश पे ही होता है। तो ये क्या हो जाता है कि जो लोग एक रूरल एरिया से आते हैं या जिन लोगों का इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उनके लिए किसी की कोई ऐसी जगह जाना जहाँ पे हर काम, हर बात जो है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज में हो रही है, तो वहाँ पर उनके लिए बहुत दिक्कत पैदा हो जाती है। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं हम वो देखते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट है हमारे यूज़ ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। अब यूज़ ऑफ टेक्निकल वर्ड्स के अंदर क्या आ जाता है? पीपल, जो लोग टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव या मेडिकल या जुडिशरी ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, अपनी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो सेंडर और रिसीवर अगर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हैं, ठीक है, आप लोग सुनते होंगे आजकल इतने नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, और हमारी इंटरनेट की दुनिया में भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, नए नए वर्ड्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। हम केवल यही नहीं कह रहे हैं कि जो ये सब टेक्निकल फील्ड्स हैं या ये जो अलग अलग एरिया हैं इन्हीं के वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स भी हैं जो आ रहे हैं। तो अगर सेंडर और रिसीवर दोनों ही ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं, या अलग अलग उनमें से किसी एक को भी उन वर्ड्स की नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। वो लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट कर देती है। आजकल इतने सारे हैवी हैवी वर्ड्स लोग यूज़ करने लगे हैं, इंग्लिश डिक्शनरी इतनी चेंज हो गई है कि जो एक नॉर्मल शब्द हिंदी का है और उसका इंग्लिश वर्ड हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, उसका वर्ड ही, उसका जो इंग्लिश वर्ड है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और पर जो लोग कंटिन्यूअसली इस चीज़ में हैं, एक्सपोज़र करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उनके लिए तो ठीक है, बट जो लोग ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं करते हैं उनके लिए ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे यूज़ ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब जो लोग बात में अपनी, जैसे शेरो शायरी का किसी को बहुत शौक होता है, किसी को मुहावरा मारने का बड़ा शौक होता है, ठीक है, और अपनी बात को बहुत अच्छा प्रेजेंट करने के लिए या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो लोग इस तरीके की जो लाइंस होती हैं उनको यूज़ करते हैं। पर अगर रिसीवर उनकी बात को समझने में समर्थ नहीं होता है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। हम लोग बचपन से बहुत सारी इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हुए आए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि जिसके सामने हम बोल रहे हो उसको उसका मीनिंग पता हो। हमें अगर पता है तो ज़रूरी नहीं है उसको पता हो। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, आपका लैंग्वेज बैरियर आ गया। अब इसके बाद है यूज़ ऑफ डिनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव वर्ड्स। अब क्या होता है कि ये दोनों वर्ड्स जो हैं, पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस, इसके ऊपर आधारित होते हैं। तो जो वर्ड्स जो हैं, ना तो अगर वो यूज़ किया गया तो ना तो पॉजिटिवनेस दिखा रही है, ना ही नेगेटिवनेस दिखा रही है, तो ऐसे वर्ड्स को हम डिनोटेटिव कहते हैं। जैसे कि जितने भी ये हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिससे किसी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, बट ऐसा वर्ड जो कि किसी के लिए पॉजिटिव इंडिकेट कर सकता है, किसी के लिए नेगेटिव इंडिकेट कर सकता है, तो वो कॉनोटेटिव वर्ड्स होता है। मान लो कोई मेरे सामने बैठा है, मैं उसको ये बोलूँ कि
यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, किसी थर्ड पर्सन के लिए मैं बोलती हूँ ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, तो भाई वो इंटेलिजेंट वर्ड क्या है, एट दैट टाइम उस पर्सन के लिए तो पॉजिटिव हो गया, बट मैं सेकेंड टाइम मैं बोलती हूँ कि यू आर नॉट इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट, तो वही इंटेलिजेंट वर्ड जो थोड़े टाइम पहले उसके लिए एक पॉजिटिव था, अब वो नेगेटिव हो गया है। तो ये वर्ड्स जो हैं अगर हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ठीक है, इन सबको हम डिनोटेटिव और कॉनोटेटिव वर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है अनरियल अजम्पशन। अनरियल अजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि कभी कभी सेंडर जो है वो जब मैसेज भेजता है तो वो अज्यूम कर लेता है कि इस मैसेज की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये तो रिसीवर को पता ही होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो बस उसको वही बताएगा, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा है पीछे क्या हुआ कैसे हुआ। अब यहाँ पे क्या हो गया कि रिसीवर को जब पीछे का कुछ पता ही नहीं है तो वो आगे कैसे उस मैसेज को पूरी तरीके से अज्यूम क्या कर लेगा, अपने हिसाब से करेगा, वो उसको जितना जितना समझ में आ रहा है उसी हिसाब से अजम्पशन करेगा। जैसे कि मैं सिंपल बोल रही हूँ कि अगर मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ मिसकम्युनिकेशन और आप डायरेक्टली मेरी इसी वीडियो को पढ़ते हो और आपको ये पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है, या कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो आप कभी भी ये वीडियो ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये बिल्कुल स्टार्टिंग से सीरीज़ बनाई है ताकि कोई भी स्टूडेंट जब वो बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना स्टार्ट करे तो वो स्टार्टिंग से पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे सीरीज़ को पढ़ता जाए। तो अगर डायरेक्टली आप ये पढ़ोगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपको बेसिक फैक्ट्स तो इसमें नहीं, क्योंकि बेसिक फैक्ट्स के लिए मैंने ऑलरेडी पहले इन्फॉर्मेशन दे दी है, यानी कि मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ वीडियो। तो सेम यही चीज़ अनरियल अजम्पशन में होता है कि जब सेंडर को लगता है कि रिसीवर को ये थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, चलो मैं लेटेस्ट बताता हूँ, पर रिसीवर को कुछ भी उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। एंड लास्ट इसी में अदर वेरियर्स की यूज़ ऑफ वर्ड्स ऑफ मल्टीपल मीनिंग या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, कि एक वर्ड के कई सारे मतलब हो जाते हैं, डबल मीनिंग वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, या आपने तो कुछ सही कहा पर सामने वाला पर्सन उसका गलत मतलब निकाल के ले गया, तो ये भी क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल और स्टेटस बैरियर। अब ये हमारे रिलेटेड होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो कि एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी और इफ़िशियंसी को बहुत अफेक्ट करता है। अगर ये फॉल्टी है तो कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट आता है फॉल्टी पॉलिसीज़ एंड रूल्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए बेकार सी पॉलिसीज़ बनी है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनी है, तो कम्युनिकेशन कभी भी ढंग से नहीं हो सकता है, ठीक है, इसीलिए फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा पॉपुलर होता है। लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा करने की, क्योंकि फॉर्मल में क्या है, आपने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि आपको पहले मेल करनी होगी या रिटर्न में देना होगा, ये करना होगा वो करना होगा, तो वो क्या होता है, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। और कहीं उस पर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है तो फिर कम्युनिकेशन बहुत ही कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। जो आप अभी बोलना चाह रहे हो या कहना चाह रहे हो उसमें बहुत सारा मैसेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉल्टी पॉलिसीज़ और रूल्स भी कम्युनिकेशन को मिसकम्युनिकेशन बनाती हैं। इसके बाद आता है स्टेटस रिलेशनशिप। स्टेटस रिलेशनशिप होता है कि एम्प्लॉय जिस स्टेटस पे है, जो उनका डिवीज़न किया गया है, ठीक है, सम टाइम होता है कि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनका जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो नीचे के लोगों से बहुत ही ज़्यादा होता है। एक नीचे जो बैठे हैं उनके माइंड में एक फ़ियर होता है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, कभी कभी वो अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू स्टेटस। इसके बाद है हमारा लॉन्ग स्केलर चेन। अगर हमारी स्केलर चेन, अगर आप स्केलर चेन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर हेनरी फ्यूल्स के मैंने 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं और उसमें स्केलर चेन के बारे में बताया है। स्केलर चेन होता क्या है आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल। सो नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो डिफ़िकल्टी होती है कम्युनिकेशन की। मान लो मैनेजरियल लेवल 5-6 हैं, ठीक है, और जो छठे नंबर पे एक वर्कर काम कर रहा है उसको सेकंड नंबर के मैनेजर से बात करनी है, बट कैसे करनी होगी वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है। तो लॉन्ग स्केलर चेन है, उसको पहले अपने से ऊपर वाले को पास ऑन करना होगा अपना मैसेज, चाहे वो रिटर्न में ही कर रहा सही, फिर उससे वो उसके ऊपर करेगा, वो उसको ऊपर करेगा, थर्ड पे जाएगा, देन थर्ड वाला सेकंड। तो ये क्या हो गया, ये तो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो जब स्केलर चेन बहुत लॉन्ग होती है तो वहाँ पे भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो मिसकम्युनिकेशन बन जाता है। एंड लास्ट आता है हमारा लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जैसे स्टेशनरी हो गई, टेलीफोन हो गए, आपस में जैसे हर डिपार्टमेंट में इंटरकॉम होते हैं, इंटरकॉम की सुविधा नहीं है, लोगों को दूसरों के पास जा के बातें करनी पड़ रही हैं, या लिखने के लिए या इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स अराइज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर। अब इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर क्या होता है, तो देखिए हर पर्सन का जो परसेप्शन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आप क्या सोचते हैं, आपकी सर्कमस्टांसेस क्या है, वो ज़रूरी नहीं है कि जो रिसीवर के सर्कमस्टांसेस और मेंटल कंडीशन हो वो सेम हो, और एट द टाइम जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो दोनों एक ही कंडीशन में हो। तो उससे रिलेटेड है ये बैरियर। अब इसके अंदर आता है पहला हमारा बिहेवियर एंड इमोशंस। इमोशंस जो है मतलब कि कम्युनिकेशन जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है रिसीवर और सेंडर के इमोशंस पे। मान लो सेंडर है, उसने कोई बात है और वो रिसीवर को बताई, उसने जैसी ही बात करनी स्टार्ट करी, रिसीवर बहुत ज़्यादा इमोशन हो गया, वो पूरी बात सुन ही नहीं पा रहा है। सेंडर ठीक है, सेंडर का इमोशन लेवल बहुत स्टेबल है, बट रिसीवर का जो इमोशनल लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कम्युनिकेशन वहीं रुक जाएगा। अगर जो है सेंडर और रिसीवर जो हैं वो गुस्सा, टेंशन, एक्साइटेड या डरे हुए, इन सब में दोनों में अगर अलग अलग नेचर हुआ कि एक तो नॉर्मल है दूसरा गुस्से में है, एक खुश है दूसरा टेंशन में है, एक जो है एक्साइटेड है और दूसरा जो है वो नॉर्मल है, एक जो है डरा हुआ है दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन कभी भी नहीं हो पाता है क्योंकि दोनों का इमोशनल लेवल बिल्कुल अलग अलग है। नेक्स्ट हमारा बिहेवियर एंड एटीट्यूड। ये भी सिंपल है कि हर पर्सन का बिहेवियर अलग होता है, हर पर्सन का एटीट्यूड अलग होता है। एक चीज़ जो मेरे लिए मैं जो है हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि रिसीवर जो है वो उस चीज़ को सीरियसली ले, ठीक है, वो उसका बिहेवियर है, वो उसका एटीट्यूड है, ठीक है। मैं किसी चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट नहीं हूँ पर सामने वाला पर्सन उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के बिहेवियर और एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बाद आता है हमारा स्टेटस कॉन्शियसनेस। ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर पोजीशन और स्टेटस मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये बहुत इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जब हम एक स्टेटस पे होते हैं तो हमारा जो एक बात करने का तरीका होता है वो तुरंत ही चेंज हो जाता है, ठीक है, एक अच्छे स्टेटस पे हैं। सीनियर, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि सीनियर पर्सन कभी भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करता अपने सबॉर्डिनेट के साथ, क्योंकि एक एक दिमाग पर में उसके होता है कि मैं इस स्टेटस पे हूँ या मेरा जो लेवल है वो इस लेवल का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन क्या कहलाया जाता है, पुअर रिटेंशन होता है अगर मैं रिटन कम्युनिकेशन की बात ना करके मैं ओरल कम्युनिकेशन की बात करूँ। रिटन में तो ये है कि मैंने जो लिखा है वो लास्ट तक उसके पास वैसे ही पहुँचेगा, बट ओरल कम्युनिकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन हर लेवल पर थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रॉय होती है।
आपने जो बंदा आपको किसी तक मैसेज पहुंचाना है और बीच में 4 लोग हैं, 4 लोग कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को किसी ना किसी तरीके से या तो उसमें से कुछ मिस कर देंगे या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे, या जो उनका एक्सप्रेशन होगा नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसको पता नहीं किस तरीके से समझ ले। तो मैसेज की जो एक्चुअलिटी होती है वो रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, बिल्कुल जो है उसमें पुअर रिटेंशन आ जाता है। ट्रांसफ़र और इन्फॉर्मेशन में हर लेवल पे लॉस्ट होती है थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। तो ये है हमारा इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर। इसके बाद आता है हमारा पर्सनल बैरियर। पर्सनल होता है कि जो कि डायरेक्टली सेंडर और रिसीवर के बीच में है, जहाँ पर दोनों का एटीट्यूड से ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ ही ऐसे हैं, पर रिसीवर और सेंडर के बीच में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या उनकी खुद की पर्सनल कुछ ना कुछ है। सो एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर, के सुपीरियर का पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बना सकता है। ठीक है, सेम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है। जब हमारे के अंदर हमें नॉलेज है पर हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म है या बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वहाँ पे हम कभी भी अपनी बात को ढंग से डिलीवर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट का मतलब है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं जिनको बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है, या फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बात करूँ कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट जो हैं उनके बीच में कुछ इस तरीके का रिलेशन है कि वो लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो गया अनविलिंगनेस ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेशन। एंड लास्ट है हमारा लैक ऑफ अटेंशन, कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नॉर्मल भी सेंडर रिसीवर के बीच में भी अगर सेंडर को लग रहा है कि कम रिसीवर जो है वो उसकी बात पे प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं दे रहा है, तो कम्युनिकेशन जो है वो ढंग से नहीं हो पाता है। या मान लो सेंडर ने तो अपना काम कर दिया, रिसीवर को मैसेज दे दिया, अब रिसीवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होके अपनी बात कहना चाह रहा है, पर सेंडर उसके फीडबैक को ढंग से सुनना नहीं चाहता है, यानी कि अटेंटिव नहीं है वो। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ अटेंशन आ जाएगा। सो दीज आर द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से जो एजुकेशनल वीडियो हैं उनको लाती रहूँगी, मैनेजमेंट से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद एड्यू लाइफ टाइम।